चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं कल्चर में, तीसरा चैप्टर ही शुरू कर रहे हैं। सुर्खियों में प्रमुख स्थल। देखिए पढ़ने का तरीका कैसा है, आपको बेसिक मैपिंग पता होनी चाहिए कम से कम, मतलब इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी कम से कम बेसिक मैपिंग पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कौन चीज़ें हैं। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। इंटरलिंक मतलब कि जैसे अभी जो मतलब कि जैसे प्रमुख स्थल जो चर्चा होंगी उसका कोई स्टेट होगा या कोई देश होगा या कोई जगह होगा, मतलब कुछ न कुछ होगा, तब वहाँ पर कुछ स्पेशल स्थल के बारे में आप जानेंगे। ये सब चर्चा होंगी तो डिटेल में पढ़िए, है ना। चाहे तो हम अभी 2-3 पेज में सब बना कर रख देंगे, कोई मतलब नहीं है। डिटेल पढ़ेंगे तब एक दूसरे से कहीं कहीं जैसे मान लीजिए 2-4 लाइन है भूल गया तो कम से कम उसके इर्द गिर्द कुछ पता रहेगा, तभी आप दिमाग चलाएंगे पेपर में, तो दिमाग भी नहीं चलेगा, क्योंकि रटंत विद्या वहंति नद्या, ये आपने सुना ही होगा। खैर चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। चराई देव मोइदम्स, चराई देव मोइदम्स पहला आर्टिकल सुर्खियों में क्यों था, मेन चीज़ ये है। हाल ही में असम के चराई देव मोइदम्स, एक क्वेश्चन ही बन गया, कहाँ का है, असम का। चराई देव मोइदम्स को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, फेमस है यूनेस्को पे क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया, विश्व धरोहर सूची में। अब आराम से पूरी कहानी सुनिएगा मेरे साथ। मोइदम्स को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा विश्व धरोहर समिति WHC के 46वें सत्र के दौरान की गई। बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, यह सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद आईकॉमोस, है ना, आईकॉमोस, इसके बारे में थोड़ा जानते रहिए। ने असम के चराई देव जिला, मतलब चराई देव जो है असम का जिला है, ये बात पता ही नहीं हो कितने लोगों को, जिले में स्थित मोइदम्स को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की सांस्कृतिक संपदा श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की थी। क्लियर बात किसने की थी, आईकॉमोस। यह पहली बार है, पॉइंट यहाँ से बनता है, यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा अगर बनाना हो तो। यह पहली बार है पूर्वोत्तर राज्यों के किसी स्थल को विश्व विरासत सूची की सांस्कृतिक श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है। कहाँ के, पूर्वोत्तर राज्य के। भारत में अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी होगी, 43, 4 में से गिरा 3, 43 कौन सा ट्रिक है सर, बस याद रखिए। इनमें 3 स्थल चराई देव मोइदम्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कौन कौन, चराई देव मोइदम्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। मैचिंग के लिए तैयार रहिएगा। एक पॉइंट ये हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के बारे में। किसके बारे में, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के बारे में। देखिए क्या कहते हैं इसमें। उत्पत्ति, इसे 1972 में आयोजित यूनेस्को के 17वें सत्र के दौरान विश्व धरोहर कन्वेंशन WHC के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है, 5 C's, जिसमें शामिल कौन कौन सा है, क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, कंजर्वेशन संरक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता निर्माण, कम्युनिकेशन संचार और कम्युनिटी समुदाय। 5C, अगर इसको आप मेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा थोड़ी मोड़ी बातें। इसके आगे है मुख्य भूमिका। मुख्य भूमिका क्या है, जरा इसको देखिएगा। यह किसी संपदा को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का अंतिम निर्णय लेती है, ध्यान रखिएगा, अंतिम निर्णय। यह विश्व धरोहर कोष के उपयोग का तरीका निर्धारित करती है और सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह विश्व धरोहर सूची में शामिल संपदाओं के संरक्षण की स्थिति पर क्या करती है, रिपोर्ट की जांच करती है। ये बात है। सदस्य कौन कौन होते हैं, कन्वेंशन के पक्षकार देशों में 21 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कितने, 21। इन्हें आम सभा द्वारा 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, राज्यसभा की तरह ना, ध्यान रखिएगा। भारत को 2021 से 25 के लिए विश्व धरोहर समिति में सदस्य चुना गया है। पॉइंट ये है, भारत कब चुना गया है, भारत को चुना गया है 2021 से 25। प्रमुख भागीदार कौन कौन है, ICC रोम, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा। उसको क्या है, आईकोमोस, 2 भागीदार हैं, ICC रोम और आईकोमोस, स्थापत्य और भू क्षेत्र आधारित धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जिम्मेदार। ये रहा कुछ पॉइंट
इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब बात होती है कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में अन्य भारतीय पहले कौन कौन सी हैं। पहली बार भारत ने विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की, पहली बार। एक तो ये भारत ने यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को $1 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा की। कितनी? $1 मिलियन। भारत ने यह कदम ग्लोबल साउथ के देशों में मौजूद प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण प्रयासों का समर्थन प्रदान करने के लिए उठाया है। क्लियर बात? इस अवसर पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सांस्कृतिक संपदा समझौते CPA सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। इस समझौते का उद्देश्य सांस्कृतिक संपदाओं की अवैध तस्करी, किसकी? सांस्कृतिक संपदा, संस्कृति रिलेटेड होते हैं उनकी अवैध तस्करी को क्या करना? रोकना है और पुरातात्विक वस्तुओं को उनके मूल स्थान में वापस लाना है। ठीक है। सांस्कृतिक संपदा, थोड़ा हटा देना, क्या कह रहे हैं कि सांस्कृतिक संपदा समझौता दरअसल सांस्कृतिक परिसंपत्ति के अवैध को रोक लगाने के साधनों पर यूनेस्को कन्वेंशन 1970 के अनुरूप है। ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है चराइद मोइदम्स के बारे में, जिसको क्या जो है जिसको हमने जो है भी चर्चा का टॉपिक ही है ये। ठीक है। चराइद मोइदम्स अवस्थित कहाँ पर है? यह जगह पूर्वी असम में, असम जान रहे हैं, असम का पूर्वी हिस्सा में पटकाई पर्वतमाला, अभी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, पटकाई पर्वतमाला, ठीक, की तलहटी में अवस्थित है। ठीक बात है। शाही कब्रगाह स्थल चराइद ताई अहोम राजवंश के शाही कब्रगाह है। इनकी तुलना मिस्र के पिरामिडों से की जा सकती है। किससे की जा सकती है? मिस्र के पिरामिडों से। कहाँ से रिलेशन है? मिस्र के पिरामिड से। मोइदम्स का मतलब क्या होता है? आत्मा के लिए घर होता है। अगर आपको न भी पता रहे, कम से कम इतना पता रहे मोइदम्स मतलब आत्मा के लिए घर होता है, तो अगर आप ऑप्शन में भूल भी जाते हैं तो कम से कम ये क्लियर रहेगा, रिलेट कर लेंगे। इसे स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन बिंदु माना जाता है। किसको? मोइदम्स को क्या माना जाता है? स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन बिंदु माना जाता है। एक आता बुरंजी, तो नाम ही नहीं सोचा बुरंजी क्या होता है। बुरंजी असम में अहोम राजवंश के ऐतिहासिक घटनाक्रमों के संकलन की एक शैली है। ये शाही कब्रिस्तान क्षेत्रों और इसकी आध्यात्मिक महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रामाणिक स्रोत भी हैं। क्लियर बात? स्थापत्य संबंधी विशेषताएं, अब क्या है कि स्थापत्य संबंधी विशेषताएं क्या क्या हैं। मोइदम्स के नजदीक बरगद का वृक्ष, क्या? बरगद का वृक्ष तथा ताबूत और पांडुलिपियों के लिए छाल वाले वृक्ष लगाए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा इनके पास जल निकाय भी निर्मित किए गए हैं। क्या निर्मित किए गए हैं? जल निकाय निर्मित किए गए हैं। प्रत्येक मोइदम्स में निम्नलिखित संरचनाएं शामिल हैं। अब मोइदम्स में क्या क्या संरचनाएं शामिल हैं ये मैटर करेगा। कौन कौन सा? यह मिट्टी का एक अर्धगोलाकार टीला घा मोइदम होता है। क्या होता है? मिट्टी का अर्धगोलाकार टीला, जिसके शीर्ष पर केंद्र में पवित्र संरचना चाऊ चाली बनी होती। क्या बनी होती? चाऊ चाली बनी होती है। सर चाऊ चाली अगर आ जाएगी, चाऊ चाली हाल ही चर्चाओं में था, किससे संबंधित है तो ध्यान रखिएगा। अष्टकोणीय दीवार गढ़ जो ताई ब्रह्मांड का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ताई ब्रह्मांड का। ईंट पत्थर से बना वाल्ट होता है। क्या होता है? वाल्ट। वाल्ट नाम ही सुनते थे लोग। इस वाल्ट के भीतर एक कब्रगाह गड्ढा गरवाहा होता है। अभी गरवाहा क्या है? कब्रगाह गड्ढा है, इसको बोलते हैं क्या? गरवाहा। ये रहे कुछ मेन बातें। अब आते हैं सुरक्षा अधिकारी। देखिए क्या, अहोम के शासनकाल दौरान मोइदम्स की सुरक्षा मोइदम फुकन, ये इंपॉर्टेंट है, नाम विशेष अधिकारियों और मोइदमिया नामक एक रक्षक समूह द्वारा की जाती है। किसके? मोइदमिया नामक एक रक्षक समूह द्वारा की जाती है। ठीक है। अब आता मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में विश्वास। इसमें क्या है? मोइदम में कब्रगाह में शवों के साथ, ये आपने पढ़ा होगा, एंशिएंट में पढ़ा होगा, शवों के साथ भोजन, घोड़े, हाथी और कभी कभार नौकर, ऐसी वस्तु जिनकी उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन की में आवश्यकता होगी, के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब आता है शवाधान की विधियां। कौन सी विधि? शवाधान कैसे कैसे होता है। देखिए,
17वीं शताब्दी से पहले शवों को रसायनों से संरक्षित करके उन्हें मोइदम में दफनाया जाता था। कब? 17वीं शताब्दी से पहले की बात है। वहीं बाद की अवधि में शवों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करके राख को मोइदम में दफनाया जाने लगा। कहाँ पर दफनाने लगा? मोइदम में। ठीक है। शवाधान विधियों का यह क्रम, ध्यान रखिएगा, शवाधान विधियों का यह विकास क्रम ताई अहोम द्वारा स्थानीय संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है। क्लियर बात। अब आता है सांस्कृतिक निरंतरता। ये क्या है? 600 साल पुरानी, ध्यान रखिएगा, 600 साल पुरानी परंपरा को बरकरार रखते हुए मी डैम मी फी मतलब पूर्वजों की पूजा, मी डैम मी फी और तर्पण जैसे वार्षिक अनुष्ठान भी किए थे। तर्पण एक जो अनुष्ठान है, हमको ये पता है कि तर्पण क्या है? वार्षिक अनुष्ठान है। खोज क्या है? मोइदम का विवरण पहली बार 1848 में सार्जेंट सी क्लेटन द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में प्रकाशित किया गया था। कहाँ पर? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आपने सुना भी होगा। ये क्या है सर? ये इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। नहीं जानते तो जानिए जरूर जा करके। अब आता है भारत में शवाधान की अन्य विधियां कौन कौन सी है। भारत में बात हो रही है कि जो है कि और भी कोई शवाधान की विधि है क्या, तो वो विधि कौन कौन सी है जरा इसको देखते हैं मरने के बाद, ताकि इच्छाएं पूरी हो जाए। देखिए कौन है। एक है नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में शवाधान कैसे होता था? बुर्ज होम, नाम खूब सुने होंगे आप, एंशिएंट जैसे पढ़े होंगे, जरूर सुने होंगे। बुर्ज होम श्रीनगर में अंडाकार गर्तों में दफनाए गए शवों के साक्ष्य मिले। अंडाकार गर्त में, है ना, गर्त में गड्ढे में। साथ में इन शवों के साथ जंगली कुत्तों के कंकाल और 12 सिंगे के सींग भी मिले। मतलब जंगली कुत्तों के कंकाल और 12 सिंगे के सींग भी मिले हैं। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल है। किसमें? यूनेस्को की। ये भी ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट किसके संबंध रहा? ये रहा आपका नवपाषाण। अब बात करें किसके बारे में? हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा में क्या होता था? देखिए हड़प्पा सभ्यता में कब्रगाह में शव को पीठ के बल, ध्यान रखिएगा, पेट के बल नहीं, पीठ के बल। कब्रगाह में शव को पीठ के बल उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता है। किस दिशा में? उत्तर दक्षिण। ध्यान रखिएगा। लोग कहते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं लिटाना चाहिए, लेकिन हाँ मरने वाले लिटाते ही है। आज भी कुछ लोग लिटाते हैं, ऐसा नहीं है। हड़प्पा में ताबूत शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। ताबूत समझते हैं ना? उसके बाद है कि लोथल से युगल शवाधान के। कहाँ से? युगल शवाधान, लोथल। सर लोथल कर देंगे तो लोथल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस इतना में युगल याद रखिएगा। शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। किससे? लोथल से। शवों को दफनाते समय उनके साथ क्या क्या रखा जाता? आभूषण एवं अन्य वस्तुएं रखी जाती। क्या? आभूषण रखी जाती थी और अन्य वस्तुएं रखी जाती थी, जो इस बात का प्रमाण है कि सिंधुवासी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अगर ये पूछा जाए कि क्या सिंधुवासी मृत्यु जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे? बिल्कुल रखते थे। नहीं रखते तो ये कोई मरने शवों के साथ में ये सब चीज़ें रखते ही नहीं। एक बात ये क्लियर हो गया। हड़प्पा सभ्यता भी हो गया। अब बात किसकी आती है? महापाषाण काल। किसकी बात आती है? महापाषाण काल। जरा इसको देखिएगा, इसमें कैसे होता था शवाधान। यह संस्कृति अपनी विशिष्ट शवाधान विधि के लिए जानी जाती है। बात तो ठीक है। अब ये विशिष्ट विधि कौन सी है जरा देखिएगा। इसमें अंत्येष्टि क्रिया के लिए बड़े प्रस्तर की खड़ी संरचना का इस्तेमाल किया जाता है। खड़ी संरचना, ध्यान रखिएगा, बड़े प्रस्तर में बड़े पत्थर के खड़ी संरचना का इस्तेमाल किया। इस विधि की शुरुआत नवपाषाण ताम्रपाषाण काल से मानी जाती है। कौन? महापाषाण काल वाली, है ना। एग्जाम्पल तौर देखिएगा। ताम्रपाषाण कालीन स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र से प्राप्त कलशयुक्त कब्रगाह। ठीक है। अधिकांश दक्षिण भारतीय महापाषाण स्थलों से लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? लोहे की वस्तुएं। इसलिए महापाषाण काल को लौह युग भी कहा जाता है। किसको? लौह युग। किसको? महापाषाण काल। ध्यान रखिएगा, महापाषाण मतलब लौह युग। इतना ध्यान रखिए, काम चल जाएगा। इस महा लग गया, पाषाण में महा लग गया तो लोहा हो गया। बस ध्यान रखिए, काम चल जाएगा। कब्रगाह के अंदर मिली वस्तुएं और मृदभांड। क्या है? कब्रगाह के अंदर क्या क्या मिली हैं? वस्तुएं और मृदभांड, जो मिट्टी वाले हैं।
से इस बात का प्रमाण है कि महापाषाणकालीन लोग मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मतलब कि महापाषाण भी हो गए, नवपाषाण भी हो गए, हड़प्पा सभ्यता सब जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती तालुका महापाषाणकालीन स्थल हायर बेंकल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। कौन? हायर बेंकल। यही पता होगा हायर बेंकल है कहाँ पे। कभी कभी ये नहीं समझेगा हायर बेंगल कहाँ पे है, बस खाली है, कहीं पे है पता नहीं। तो ये भी कुछ पॉइंट है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे क्या है? आगे आता है अहोम साम्राज्य के बारे में। ये कब का है? 1228 से 1826। देख रहे ना, 1228 से 1826, कितना मतलब ज़्यादा टाइम है ना। संस्थापक कौन थे? इस साम्राज्य के संस्थापक मोंग माओ का एक शान राजकुमार सुकाफा था। कितने लोग सुने होंगे सुकाफा नाम। सुकाफा जो है अहोम साम्राज्य का स्थापना किया था। वह पटकाई पर्वत श्रेणी को पार करके असम आया था। किस पर्वत श्रेणी? पटकाई। अभी पटकाई चर्चा हुआ भी था। ताई जाति के वंशज थे जो भारत म्यांमार सीमा पर चीन के यूनान प्रांत से आकर बसे थे। कहाँ? भारत म्यांमार सीमा पर चीन के यूनान प्रांत से आकर बसे थे। किसके बाद? अब एक चीज है कि प्रशासन कैसे होता था। क्या प्रशासन है? राजतंत्र होने के बावजूद शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित थी। राजतंत्र था, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि राजतंत्र भी था लेकिन शक्तियां किसमें मौजूद थी? ये थी मतलब किसमें निहित थी? मंत्रिपरिषद में निहित थी। ठीक है। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद थी। इसे पात्र मंत्री के नाम जाना। किस नाम से? पात्र मंत्री के नाम जाना जाता था। ठीक है। 14वीं शताब्दी में 3 अवधियों के दौरान उपयुक्त उत्तराधिकारी के अभाव में कोई राजा नहीं हुआ था। ठीक है। अब आता संस्कृति। संस्कृति के बारे में थोड़ा देखिएगा, संस्कृति के बारे में क्या कह रहे हैं। शैव धर्म और शक्ति आंदोलन को अपनाया। शैव धर्म को अपनाया और शक्ति आंदोलन को, और पूरे असम में मंदिरों का निर्माण कराया। पूरे असम में, जिनमें कामाख्या देवी मंदिर भी शामिल हैं। कौन से मंदिर? कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी चर्चा हुआ था पीछे ना। बाद में कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण भी किया गया और अहोमों ने इसका क्या किया? संरक्षण किया। शासन का अंत देखिए, अहोम राजवंश का शासन असम पर बर्मा आक्रमण और फिर यांडबू की संधि। यांडबू की संधि पता होगा आपको, अगर थोड़ा सा मॉडर्न पढ़ेंगे आप यांडबू पता होगा कि कब हुआ था? 1826 में यांडबू के संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार कर लेने के साथ ही समाप्त हो गया। जब यांडबू की संधि हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अधिकार कर लिया और क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है। अब कौन सा नया आर्टिकल है? आर्टिकल ये है कोझिकोड, भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। कोझिकोड भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। सुनिएगा आराम से कहानी। इसमें क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि चर्चाओं में क्यों था ये। केरल के कोझिकोड औपचारिक रूप से यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया। किसमें? सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में। और इस मान्यता का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मान्यता का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। ठीक है। अब बात कर रहे थोड़ा सा कोझिकोड के बारे में। इतना जब कहानी हो ही गई, अब कोझिकोड बारे में देखते हैं। कोझिकोड या कालीकट। अच्छा, कोझिकोड मतलब कालीकट। शहर मालाबार तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मालाबार तट पर स्थित है। माना जाता है कि कैलिको शब्द की उत्पत्ति कालीकट से हुई। कौन सी? कैलिको। कैलिको हाथ से बुने हुए महीन सूती वस्त्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाथ से बुने हुए महीन सूती वस्त्र को क्या कहा जाता है? कैलिको कहा जाता है। ठीक है। अब आता है कोझिकोड का इतिहास। क्या? कोझिकोड का इतिहास। अब देखिए, शासक मध्यकाल में इस पर समुतीरियों यानी जमोरिनों का शासन था। किसका? समुतीरियों या जमोरिनों। मध्यकाल में मसालों का शहर, तो आपने सुना होगा कि यह शहर यहूदियों, अरबों, फोनेशियन और चीन के लोगों के साथ 500 से अधिक वर्षों से काली मिर्च एवं इलायची जैसे मसालों के व्यापार में शामिल रहा। ठीक है। आने वाले विदेशी यात्री कौन से थे? ये तो आप जानते होंगे। रेहला के लेखक इब्न बतूता। पता होना चाहिए कि रेहला के लेखक इब्न बतूता ही है।
ये भी क्लियर होना चाहिए, ने 14वीं शताब्दी में कोझिकोड शहर की स्थापना की थी। ठीक है। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा पुर्तगाल के हैं, ये भी ध्यान रखना। और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक कहाँ के हैं? फारस के हैं। 15वीं शताब्दी में कोझिकोड शहर की यात्रा की थी। कौन से शहर की यात्रा? कोझिकोड शहर की यात्रा की थी। ठीक है। अब आता है कोझिकोड का वर्तमान में महत्व क्या है। किसका? कोझिकोड का वर्तमान में महत्व क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, यह शहर केरल में साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र है। कौन सा केंद्र है? साहित्यिक गतिविधियों का। यहाँ 500 से अधिक पुस्तकालय और 70 से अधिक प्रकाशक मौजूद हैं। 500 से अधिक पुस्तकालय और 70 से अधिक क्या? प्रकाशक मौजूद हैं। 2012 में इस शहर को मूर्तियों का शहर, शिल्प नगरम का दर्जा दिया गया। किसको? कोझिकोड को शिल्प नगरम। यह दर्जा इस शहर के अलग अलग हिस्सों में स्थित विविध स्थापत्य मूर्ति कलाओं के कारण दिया गया था। क्लियर बात? सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में औपचारिक रूप से शामिल होने के अवसर पर केरल ने हर साल 23 जून कोझिकोड में सिटी ऑफ लिटरेचर दिवस मनाने की घोषणा की। कब? 23 जून को। मन करे ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी इनका ऐड है, ऐड के आगे चलते हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। कौन सिटी? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। चलिए अब जरा देखते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में। सुर्खियों में क्यों भाई वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी? सुर्खियों में क्यों? देखिएगा, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर के बाद श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल WCCI द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। यहीं से तो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि किसको किसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है, मतलब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा किसको मिला है। कौन कौन? जयपुर, मलप्पुरम, मैसूर, श्रीनगर। चार याद रखिए। कौन कौन? श्रीनगर, मैसूर, मलप्पुरम, जयपुर। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अन्य संबंधित तथ्य इसमें क्या है देखिएगा। इससे 3 साल पहले 2021 में श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क UCCN में नामित किया गया था। कब बात है? 2021 में। ठीक है। अब आता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के बारे में। इसके बारे में क्या क्या कहा गया? उत्पत्ति देख लीजिए। इसे 2004 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2004 में। इसका उद्देश्य उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने रचनात्मकता को संधारणी शहरी विकास का एक प्रमुख माध्यम बनाया है। क्लियर है? शामिल किए गए शहर, कौन कौन शहर शामिल किए गए हैं? दुनिया भर के 350 शहर इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। कितने शहर? 350, मतलब हैं ठीक ठाक। शहरों को 7 रचनात्मक श्रेणियों में शामिल किया जाता है। कौन कौन? ये 7 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया कला तथा संगीत, है ना। अब आता है UCCN में शामिल अन्य भारतीय शहर। ये अन्य भारतीय शहर कौन कौन से हैं इसको देखिएगा। सिटी ऑफ म्यूजिक, कौन सा भाई? सिटी ऑफ म्यूजिक कौन कौन सा है जरा इसको देख लीजिए। सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर, चेन्नई, वाराणसी। सिटी ऑफ फिल्म मुंबई। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद तथा सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट जयपुर एवं श्रीनगर। बस वैसे थोड़ा सा सुने रहेंगे तो कुछ न कुछ दिमाग काम करेगा ही, पता चला कुछ सुना ही नहीं है तब समस्या आती है। उसके बाद क्या है? अब आता है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बेसिकली है क्या, इसमें देखिए क्या है। इस कार्यक्रम को WCCI ने 2014 में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 2014 में। यह दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय प्राधिकारियों, शिल्पकारों और समुदायों की भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। एक चीज हो गया। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप, किसके अनुरूप? अर्थव्यवस्था, रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप दुनिया भर में शिल्प क्राफ्ट शहरों का एक परिवर्तनशील नेटवर्क तैयार करता है। ठीक है।
श्रीनगर के स्थानीय शिल्प इसमें कौन कौन सा है? श्रीनगर के स्थानीय शिल्प इसमें कौन कौन सा है? देखिएगा, पश्मीना साल, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, किसकी? अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, हाथ से बुने हुए कालीन, कानी शाल, कौन साल? कानी शाल, खत्म बंद, मतलब छतों के डिजाइन। खत्म बंद क्या है? अगर ऐसे पूछ ले खत्म बंद क्या है तो पता नहीं चलेगा, छतों के डिजाइन है ये। सोजनी शिल्प, सुई से की गई कढ़ाई, सोजनी शिल्प, ध्यान रखिएगा। जलक डोजी, कढ़ाई किए हुए गलीचे क्या बोलते हैं? जलक डोजी। नमदा, नमदा क्या है? हस्त निर्मित गलीचे, गलीचा। बसोहली चित्रकला क्या है? वैष्णव धर्म से संबंधित है बसोहली चित्रकला। पेपर मेशी आदि शामिल है, पेपर मेशी आदि शामिल है। अब आता है यूसीसीएन से जुड़े अन्य तथ्य। यूसीसीएन से जुड़े अन्य तथ्य ये क्या है, इसके बाद देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1964 के में न्यूयॉर्क में प्रथम वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की आम सभा में सुश्री एलन ओसबोर्न वेंडरबिल्ट वेब, सुश्री मार्गरेट एम पैच और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय मंगलौर, भारत। कमला देवी चट्टोपाध्याय इंपॉर्टेंट हो, देखिएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय मैंगलोर, भारत में विधानसभा सीट मद्रास प्रांतीय चुनाव के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। ध्यान रखिएगा। योगदान क्या है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी, केंद्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम और भारतीय शिल्प परिषद में उनका योगदान रहा। ठीक है, यह यूनेस्को से संबंध है और इसे इसमें सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। किसमें? यूनेस्को में। मुख्यालय कहाँ पर है? 2021 से 24 के कार्यकाल के लिए WCCI का मुख्यालय कुवैत में स्थापित किया गया। कहाँ पर? WCCI का मुख्यालय कहाँ पर? कुवैत में स्थापित किया गया है। WCCI का मुख्यालय अलग अलग कार्यकालों के अनुसार बदलता रहता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी उम्मीद है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। किलाड़ी उत्खनन, कौन उत्खनन? किलाड़ी उत्खनन। देखिए, एक बार देख लेते हैं कितना बड़ा ये लेक्चर है, होगा, हो जाएगा, कवर करते हैं, ट्राई करके कवर कंप्लीट भी करना है, पता चलने तो छूट जाएगा सब। किलाड़ी उत्खनन देख लेते हैं चर्चाओं में क्यों था। किलाड़ी उत्खनन चर्चाओं में क्यों था, आराम सुनिएगा। तमिलनाडु के किलाड़ी में, तमिलनाडु, किलाड़ी कहाँ पर? तमिलनाडु, बस इतना पता रहना चाहिए, में पुरातत्ववेत्ताओं ने संगम युग की क्रिस्टल क्वार्ट्ज से बनी एक भार मापक इकाई की खोज की है। ठीक है, किसकी खोज की है? भार मापक इकाई की। किससे बनी है? क्रिस्टल क्वार्ट्ज से बनी है। किस युग की? संगम युग की। ये कुछ पॉइंट है जो किसकी वजह से चर्चा में था। अब शुरू करते हैं पूरा डिटेल एनालिसिस, आराम से कहानी को शांति से सुनिएगा। ठीक है, किलाड़ी या किलड़ी उत्खनन स्थल के बारे में। अच्छा, अगर किलाड़ी लिखा हो तब भी मान लीजिएगा, किलड़ी लिखा हो तब भी मान लीजिएगा। हाँ, किलाड़ी तमिलनाडु में वैगई नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। वैगई नदी कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये बात क्लियर होनी चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, किलाड़ी उत्खनन को अगर आप फिगर देखना चाहें देख लीजिए, फिगर है ये, किलाड़ी उत्खनन का ये फिगर है। अब आता है किलाड़ी उत्खनन का महत्व क्या है, पहले इसको देखते हैं। ऐतिहासिक सटीकता की पुष्टि करता है। किसकी पुष्टि करता है? ऐतिहासिक सटीकता की। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के साथ लौह युग। अब लौह युग कब का है? 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 12वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी ये लौह युग है, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक क्या है? प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। कम से कम टाइम पीरियड पता होना चाहिए। के लुप्त संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब उसके बाद अभी शुरू में ही चर्चा हो गया था इस ये वाला पॉइंट कि यह संगम युग से संबंध है। नगरीय बस्ती क्या है? किलाड़ी पूरा स्थल में नगरीय सभ्यता की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। किसकी? नगरीय सभ्यता की। उद्योगों का अस्तित्व, उत्खनन से बुनाई उद्योग की विविध चरणों का पता चला है। वहां से रंगाई उद्योग और कांच के मनकों के उद्योग के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है,
तमिल ब्राह्मी लिपि पाए गए मृदभांडों, मतलब मिट्टी के जो बर्तन है, मृदभांडों कुछ टुकड़ों पर तमिल ब्राह्मी लिपि में लेख मिले। किसमें? तमिल ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? संगम युग के बारे में। आपने पढ़ा होगा, अच्छी बात है। इतिहास नहीं तो आराम से शांति से देख लीजिए। किसके बारे में? संगम युग के बारे में। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक प्राचीन तमिलनाडु व केरल का काल, प्राचीन तमिलनाडु व केरल का काल। ठीक है, ये संगम का तात्पर्य क्या है? कवियों और विद्वानों की सभाओं से है। कवियों और विद्वानों की सभाओं से है किसका संबंध? संगम का। संगम का मतलब यही है। इस युग की प्रसिद्ध महिला कवित्री में कौन कौन शामिल है? पॉइंट। संगम युग की निम्नलिखित महिला कवित्री कौन कौन सी हैं? याद रखिए कौन कौन? अवैयार, नचल्यार और कक्कई पदनियार। अच्छा, कक्कई पदनियार, नचल्यार और अवैयार, है ना, ये 3 हैं। उसके बाद क्या पॉइंट है कि संगम कवियों को वर्ण के सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी थी। वर्ण के सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी थी। पॉइंट। ऐसा माना जाता है कि 3 संगम आयोजित हुए थे। कितने संगम? 3। पहला और तीसरा कहाँ पर हुआ था? मदुरई में। पहला और तीसरा कहाँ हुआ था? मदुरई में। दूसरा संगम कहाँ हुआ था? कपाड़पुरम में। पहला और तीसरा कहाँ पर हुआ था? मदुरई में। और दूसरा संगम कहाँ पर हुआ था? कपाड़पुरम में आयोजित हुआ था। वट्टाकिरुतल, देख रहे हैं ना, शब्दों को ध्यान रखिएगा। वट्टाकिरुतल, पता चले यही नहीं समझ में आ रहा, अगर पूछ लिया कि वट्टाकिरुतल संबंधित कहाँ क्या है तो ध्यान रखिएगा। वट्टाकिरुतल आमरण व्रत करने की एक तमिल प्रथा थी। वट्टाकिरुतल मतलब हम वट्टाकिरुतल कर रहे हैं, इसका मतलब आमरण अनशन कर रहे हैं। आमरण व्रत करने की तमिल प्रथा जो संगम युग के दौरान व्यापक रूप से प्रचलित थी। मतलब लोग करते थे गांव गांव में जाकर, सब कोई किसी से पूछ क्या कर रहा है? वट्टाकिरुतल कर रहे हैं। संगम साहित्य में मुख्य रूप से तुलक्कापियम सबसे पहला संगम युगीन का साहित्य, एत्तुतोकै और पत्तुपत्तु, अच्छा एत्तुतोकै और पत्तुपत्तु शामिल हैं। जुड़वा महाकाव्य किसको बोलते हैं? शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलाई को। शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलाई क्या बोलते हैं? जुड़वा महाकाव्य बोलते हैं। और याद रखिएगा संगम साहित्य के मुख्य रूप से तुलक्कापियम और एत्तुतोकै और पत्तुपत्तु ये सब शामिल है। क्लियर बात? चलिए अब क्या आता है? संबंधित सुर्खियां। आंध्र प्रदेश में ब्राह्मी अभिलेख। आंध्र प्रदेश में ब्राह्मी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश बात हो रही है। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में अमरावती मंडल के धरड़ीकोटा गांव में एक ब्राह्मी अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है? ब्राह्मी अभिलेख। ये बात रहा कुछ तो न्यूज के बारे में, क्यों था चर्चा में। अब आता है कि धरड़ीकोटा गांव में मिले शिलालेख के बारे में। जो धरड़ीकोटा गांव में मिले जो शिलालेख मिला है उसके बारे में बात करें। शिलालेख का विषय क्या था? एक स्मारक स्तंभ पर 2 पुत्रियों हताना और विनया को एक परिचारिका यानी अटेंडेंट के साथ दर्शाया गया है। मतलब 2 पुत्री कौन थी? हताना और विनया, इनको एक अटेंडेंट के साथ दर्शाया गया। पहली चीज शिलालेख का विषय। लिपि की और भाषा। क्या? लिपि और भाषा। यह अभिलेख 2री शताब्दी ईस्वी में प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके लिखा गया था। कौन सी? ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है? धरड़ीकोटा के आसपास क्षेत्र विशेषकर अमरावती अपने बौद्ध स्तूपों, मठों और कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। ब्राह्मी लिपि के बारे में देख लीजिए क्या है। उत्पत्ति। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। भारत की, ध्यान रखिएगा। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी और इसका सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक प्रयोग अशोक के शिलालेखों में मिलता है। पॉइंट। ब्राह्मी लिपि की जब लिपि की बात आएगी तो अशोक के शिलालेख ध्यान रखिएगा। विशेषताएं क्या है? यह एक अबुगीड़ा लिपि है। ये कौन सा है? अबुगीड़ा, जहां प्रत्येक वर्ण एक अंतर्निहित स्वर के साथ एक व्यंजन का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्निहित स्वर के साथ एक व्यंजन का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अबुगीड़ा लिपि।
ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे क्या, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता शुरू करेंगे और उसी के लेक्चर में जो है पूरा पूरा टॉपिक ये कंप्लीट करेंगे, थर्ड वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।